हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चे? मध्यकालीन भारत का इतिहास मेरे बच्चे। हाँ जी, इसमें अभी तक मेरे बच्चे हमने जो पहले हम 4-5 वीडियो हो चुकी है इसकी, तो हमने इसमें पहले जो किया था वो मध्यकालीन भारत में शुरुआत की थी अरबों का भारत पर आक्रमण मेरे बच्चे। तो मैं जो पीछे वाला है थोड़ा सा एक बार कर देती हूँ। अरबों का भारत पर आक्रमण, ये बात हमने पढ़ ली थी। इसमें हमने मेरे बच्चे 3-4 बातें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा है इसमें, पहला तो शुरुआत की थी क्योंकि ये अरब लोग थे, ये इनका मेन मकसद ही था मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम धर्म लेके आना। तो इनका मेन जो है, हमने पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है। अरब आक्रमणकारी में पहला अगर पूछे तुमसे भी पहला व्यक्ति कौन था, अरब आक्रमणकारी कौन था, तो कौन था मेरे बच्चे? महमूद या मोहम्मद बिन कासिम मेरे बच्चे। कौन था? हाँ जी, वेरी गुड। उसके साथ ही हमने मेरे बच्चे इसमें मैंने साथ ही क्या करवा दिया था, इस्लाम धर्म भी करवा दिया था। इस्लाम धर्म भी हमने पढ़ लिया था। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता देती हूँ। हमने धर्म पढ़े थे, जैसे हमारा है हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसे हम पढ़ते हैं। तो हमने प्राचीन भारत जैसे ही पढ़ा था, तो उसमें हमने 2 धर्म पढ़े थे, एक जैन धर्म पढ़ा था, एक बौद्ध धर्म पढ़ा था। परंतु उसके बाद मैंने इस्लाम धर्म का बताया था, परंतु कंप्लीट नहीं बताया, क्योंकि इनका चलता रहता है मेरे बच्चे। जब अरब आक्रमणकारी आई तभी इस्लाम धर्म आया था। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, जो हजरत साहब थे। जो है इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हजरत साहब थे। याद रखना, ये की पॉइंट आता है। दूसरा मेरे बच्चे, हजरत साहब का जन्म जो है वो मक्का में होता है और उनकी मृत्यु है वो मदीना में होती है। याद रखना, मक्का और मदीना याद क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जन्म जो है कहाँ हुआ? इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, तुमने देखा होगा, रील भी देखी होगी और वीडियो भी तुम देखते हो, तो ये मक्का मदीना को खास क्यों मानते हैं? क्योंकि वहां उनके गुरु जन्म हुआ, मक्का में उनका जन्म हुआ था और मदीना में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु, अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मदीना में उसकी क्या है? मस्जिद है। क्लियर मेरे बच्चे? यह हमने पीछे वीडियो में पढ़ लिया है। उसके बाद जो है मक्का और मदीना, मक्का से जो हजरत साहब ने एक यात्रा शुरू की थी और जो है मदीना तक गए थे, उसको उन्होंने एक नाम दिया था, हजारी सवत का नाम दिया था। क्या नाम दिया था मेरे बच्चे? हजारी सवत। कोई बच्चा बता सकता है हजारी सवत क्या है मेरे बच्चे? इस्लामिक कैलेंडर है। क्या ये? कैलेंडर है। क्या है ये? कैलेंडर है। तो तुम कहोगे मैडम हम जो कई कैलेंडर पढ़ते हो, तुम अपना जो कैलेंडर देखते हो, हर घर में कैलेंडर होता है लगभग, तो तुम देखते हो एक तो विक्रम संवत कैलेंडर होता है, लिखा होता है उस पे, एक शक संवत कैलेंडर होता है। ये कैलेंडर होते हैं मेरे बच्चे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमें क्वेश्चन से मतलब है ना, कि हमें कोई मतलब नहीं है कौन सा कैलेंडर क्या है, कहीं जाए हमें क्वेश्चन निकल जाए, बस हमारा कैसे ही निकल जाए। तो मेरे बच्चे जो है सुनना, इस्लाम धर्म में जो कैलेंडर चलाया हजरत साहब, जो उन्होंने यात्रा की शुरू की थी, मक्का से की और मदीना तक वो गए, तो उसको इस यात्रा की 622वीं की थी ना, 622वें ईस्वी है मेरे बच्चे, याद रखना। थोड़ी तबीयत डाउन है, भी मैनेजमेंट करना हो जाएगा। जो हजारी संवत की शुरुआत हुई वो 622 हुई ईस्वी में, याद रखना। विक्रम संवत की शुरुआत हुई मेरे बच्चे 58 ईस्वी में हुई, और जो है संघ संवत की शुरुआत हुई वो 78 ईस्वी में हुई। तो ये तुमसे सन पूछ सकता है, ठीक है?
तो तीनों संबंध मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ बार बार इसलिए मैं बताती हूँ ताकि तुम बार बार रिवीजन करो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। या तो वन लीनियर सीधा क्वेश्चन आ जाता है विसर्ग शब्द की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अब ज्यादा हम बौद्ध संगीति में नहीं जाएंगे, नहीं तो वहीं रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो निकलते ही जाएंगे, तो याद रख लेना मेरे बच्चे। उसके बाद हमने पढ़ा था मेरे बच्चे, क्या पढ़ा रही, क्या पढ़ा? मोहम्मद गजनी पढ़ा, पहला तुर्की आक्रमणकारी, पहला तुर्की आक्रमणकारी, इसी के पिताजी ने किया था। कौन था? उसके बाद जो पढ़ा हमने महमूद गोरी पढ़ा। ये वीडियो बनी हुई है मेरे बेटे, सभी तुम देख लेना, पीछे वाली सारी रिवीजन नहीं होती, बार बार इसको रिवीजन करते हैं ना तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मोहम्मद तीन इसमें हम व्यक्ति पढ़ते हैं, मैंने तीनों नाम लिख दिए हैं, मैं बता देती हूँ। मैंने ऊपर पहले हेडिंग डाला था अरबों का आक्रमण, भी अरब किन किनों ने आक्रमण किया था? पहला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ये जब क्या कब क्या बताओ रे, बताओ सही क्यों सर? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया? कब किया भी? 12 ईस्वी, 712 में ईस्वी में किया, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? गजनी के जो पिता थे सबुद्दीन थे, वो थे। अगर सबुद्दीन ऑप्शन में ही नहीं है तो दूसरा तुर्की आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद गजनी है। क्लियर? गजनी से तुम्हें दो चार बातें ध्यान रखनी है। एक तो इन्होंने मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, कितनी बार किया? 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, कितनी बार किया? 17 बार किया, जो 1000 से लेके 1027 तक किया। क्लियर है? इसका और जिक्र आएगा मेरे बच्चे, हम राजपूत बस पढ़ेंगे ना, वहां आएगा, वहां मैं थोड़े से रिपीट करवा दूंगी, ठीक है, अब यहाँ नहीं करेंगे। फिर आता है महमूद गोरी मेरे बच्चों। महमूद गोरी जो मेरे बच्चों तुम देखते हो, इन्होंने जो है, इसके बारे में हम हरियाणा जीके में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं। जब हरियाणा जीके तुम पढ़ोगे ना तो वहां सर तुम्हें ज्यादा डीपली पढ़ाएंगे इनके बारे में। इंडिया जीके में इसका हम इतना ही पढ़ते हैं भी, जो है तीसरा जो था वो महमूद गोरी था, गौर का रहने वाला था। ये गजनी का रहने वाला है, महमूद गजनी है ना, गजनवी है ये, वैसे तो गजनी का है ये शासक है। और महमूद जो गोरी है कहाँ का रहने वाला है? गौर का रहने वाला है। सारा मैंने तुम्हें बता दिया था, क्योंकि जो नए हैं 2-4 बच्चे तो उनको लगता है भी ये जो है, तो मैं बता देती हूँ। जैसे ये हम करते हैं मेरे बच्चे, अगर ये करे हमारा पार्ट जो है, यहाँ हमारी जो, ये तो भारत का हो ही गया मेरे बच्चे ऐसे, तो यहाँ जो है पाकिस्तान पड़ता है, अरे पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान के बाद अफगान पड़ता है, अफगान के बाद अगर तुम देखोगे ये वाला क्षेत्र जो है यूरोप, ईरान, इराक वाला एरिया है, ये जो है गोर, गजनी, यहाँ सारे आते हैं। यहाँ से इधर मेरे बच्चे, यहाँ से सारे आक्रमणकारी यहाँ से क्यों आए मैडम? ये भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो यहाँ मेरे बच्चे समुद्री एरिया पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। यहाँ बात करें ऊपर जो उत्तर भारत की बात करें तो यह जो है हिमालय क्षेत्र पड़ता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो जो है आक्रमणकारी रास्ता नहीं है जल्दी आक्रमण करने का, तो सिर्फ ये एक ही रास्ता बचा है भारत पर आक्रमण करने का। तो यहाँ से लगभग आक्रमणकारी आए वो इसी रास्ते से आए। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्योंकि नए बच्चे उनको थोड़ा सा लग रहा है, पुराने बच्चे तो क्लियर मेरे बच्चे। हाँ, अब देखो, अब उसके बाद जो है मेरे बच्चे, ये तो हमारा हो गया था अरबों का आक्रमण, ये तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने जो है शुरू किया था राजपूत वंश। राजपूत वंश ही है ना मेरे बच्चे, कल राजपूत वंश की एक क्लास हो चुकी थी, राजपूत वंश। राजपूत वंश में अगर बात करें मेरे बच्चे, मैं थोड़ा ही रिपीट करूंगी, कुछ तुम बताओगे कुछ मैं बता दूंगी, क्योंकि कल क्लास कुछ हुई है इसकी, आज हम इसका डीपली करेंगे।
राजपूत वंश की बात करें मेरे बच्चे, तो राजपूत वंश जो है ये कुछ अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने ओपिनियन दिए हैं। किसी इतिहासकार ने कहा है, जैसे एक जो है कर्नल जेम्स जो है और एक स्मिथ नाम का है जो विदेशी इतिहासकार है, सुन लो, सुनने पे ज्यादा फोकस किया करो, लिखा मिल जाएगा, पिछली वाली वीडियो देख लेना ध्यान से। तो कर्नल सिंह ने ये कहा जो ये राजपूत हुए हैं ना भारत में, राजपूत वंश ये हुए हैं कुछ विदेशी पहले आए थे, जैसे संक आए, कुषाण आए, जो वो तो चले गए, मतलब जो शक्तिशाली राजा थे वो लड़ लड़ा के उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसके कुछ उत्तराधिकारी रह गए, वो उत्तराधिकारी रह गए, मतलब एक बार तो उनका जो है कार्य सही नहीं चला, वो अपने कर्म करते रहे। ये सोनू बातें नहीं गई, तेरे को मैं 2-3 बार कह चुकी हूँ, बातें नहीं, जितना फोकस कर सुनने पे, कोई बात नहीं, पढ़ाई के रिलेटिव कर मेरे बच्चे, ध्यान से सुन लिया। तो जो है ये जो है राजपूत वंश जो हुआ है ये उभरा क्यों, ये सुन लेना मेरे बच्चे, मैं बता रही हूँ। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसके बारे में थिंकिंग दी है, विचार दिए हैं भी कैसे आए। एक जो कर्नल जेम्स का नाम लिया मैंने और स्मिथ नाम के 2 विदेशी इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा भी जो ये राजपूत वंश है ना ये शक और कुषाणों के कुछ उत्तराधिकारी है जो पहले तो दब गए, बाद में धीरे धीरे वो एक पावर के रूप में उभर कर सामने आते हैं। कौन है? राजपूत वंश। उसके बाद जो है एक जो हमने हमारे यहाँ पढ़ा चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई कहता है, चंद्र बरदाई की पुस्तक बताओ मेरे बच्चे, पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई हमने ये पढ़ा, मोहम्मद गौरी पढ़ा जब मैंने तुम्हें चंद्र बरदाई के बारे में कुछ बताया था भी। चंद्र बरदाई जो उसकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें जो है वो कहता है भी पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं था मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी को मारा था पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि वो उसका दरबारी था। कौन है? चंद्र बरदाई जो है, जो क्या लिखता है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखता है, बहुत बार एग्जाम में आती है। पृथ्वीराज रासो किसके बारे में बताती है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती है, ठीक है, तो ये याद रखना। वही चंद्र बरदाई कहता है, इतिहासकार है वो कहता है भाई ये राजपूत वंश है ना, जब एक धरती पे एक सीमा होती है, जैसे अब हम हमारे यहाँ कह देते हैं कोई भी कर्मकांड होता है तो हम कह देते हैं भी कलयुग चल रहा है, चल ही रहा है, कह देते हैं ना। अरे जो तुम संत महात्माओं की कोई वाणी सुनते हो, कोई सत्संग चल रहा है तो वो कहते हैं भी कलयुग है ये भी। इतना पहले बहन बेटी की इज्जत होती थी, अब नहीं, अभी तक होती है। हम तो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ ठीक ठाक एरिया है, अगर तुम बहुत आगे जाओ तो बहुत खतरनाक एरिया है। तो कहते हैं भी आने वाले टाइम में बहन बेटी का कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, कलयुग इतना भयंकर भी आएगा, ये साधु महात्मा वाणी कहते हैं। तो ये भयंकर आएगा मेरे बच्चे, उस टाइम जो कोई नहीं होगा, बाप बेटा कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। अब तो हमारा बाप बेटा का रिलेशन होता है, हम थोड़ी सी कदर कर लेते हैं, अपने पापा की तो जरूरी कर लेते हैं, मान लो वो अलग बात है, अभी कोई जाके भी लड़े मतलब वो अलग बात है। अभी अभी तुम ये कह दो मैडम अभी भी तो लड़ते हैं, परंतु अभी रियल कैस होते हैं मेरे बच्चे, बहुत कम जो है हम थोड़ा मान भी लेते हैं उनका। एक कहते हैं कलयुग में ऐसा टाइम आएगा कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, सब कुछ, कोई नहीं कुछ नहीं समझेगा। तो इस धरती पे कोई अवतार भी आएगा, इस धरती पे कोई अवतार ही आएगा। तुमने देखा होगा कृष्ण भगवान आए, कहते हैं राम आए भी। मैं तो मेरी ओपिनियन ये कहती है भी ये धारणाएं थी, परंतु कहते हैं भी कोई साधु महात्मा आज भी आते हैं। अगर हम ये ना हर किसी पे विश्वास नहीं करते, और मैं तुम्हें भी कहती हूँ तुम कभी ये नौकरी के चक्कर में किसी साधु महात्मा के पंगे में मत उलझ जाना। कोई साधु महात्मा नहीं है तो सारे ही हैं। मेरे कहने का मीनिंग समझना, मैं उन साधु महात्माओं को टॉर्चर नहीं कर रही जो अच्छे इंसान हैं। कुछ साधु महात्मा जिन्होंने 2-4 बातें पकड़ रखी है, हम जैसे ही वो मांगने आता है तो हम डालते हैं तो उसको वो कहता है मेरे को तो बेटी तू दुखी दिखाई दे रही है। दुखी कौन नहीं है रही, बेटी पहले ही दुखी होती है तो बेटी कहती है हाँ बाबा जी बस पूछे ही ना, दुख तो इतना बड़ा है। तो वो महात्मा सोचता है भी हाँ, फिर वो 2-4 कहता है, उसमें 1-2 लगी जाती है। वो ये कहता है मेरे को लगता है, या तो वो पढ़ाई का थोड़ा सा देख लेता है भी हलचाल है, पढ़ने वाला बच्चा है तो कह देता है भी तुमको नौकरी नहीं मिल रही तो हम कर रहे होते हैं हाँ। और किसी माँ को कह देता है भी हाँ मेरे को तो ना मेरे बच्चों को नहीं मिल रही, तो बस वो महात्मा कहता है भाई ये ले, कोई दे देता है कुछ, वो क्या कहते हो तुम रे रुद्रांश कुछ रखते हैं आजकल, या कोई ऐसे ही दे देता है भी तू ये प्रसाद चढ़ा देना, ऐसे कर देना, और वहाँ मेरा डेरा है और वहाँ
फलाना है दिखड़ा है, जो भी बक के चला जाता है। अगर ठीक ठाक हो गया तो हम चल पड़ते हैं, बाद में पीछा हो जाता है। तो मेरे बच्चे एक कभी साधु महात्माओं को अंदर बिठाने की इजाजत, जैसे तुम प्रेमानंद महाराज की सुनते हो, तुम सारे ही सुनते हो, मैं ही सुन लेती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। तो प्रेमानंद महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, बात समझने वाली है। उन्होंने कहा भी साधु महात्माओं का तुम सत्कार करो, उनसे प्रणाम करो, कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरा, उसको अंदर ना ले जाओ, घर के अंदर ना एंट्री दो, घर के अंदर उनकी कोई एंट्री नहीं होती। महात्मा बुद्ध हम पढ़ के आए हैं, महात्मा बुद्ध, अगर तुमने कोई रील वगैरह देखी होगी, कोई कहानी सुनी होगी, तो उन्होंने कहा है भाई साधु महात्मा का औचित्य इतना ही होता है, भोजन उतना ही मांगो जितनी जरूरत है तुम्हें, एक टाइम का ही, ना कि 2 टाइम का। वो तो लालच हो गया, खाना उतना ही होना चाहिए, एक बस टाइम पेट भर जाए, बस तुम अपनी आराधना करते रहो। तो उन्होंने कहा किसी बाबा को अंदर नहीं लेके जाना, कभी भी मत लेके जाना, चाय पानी पिला दो कोई बात नहीं, बाहर साधु महात्मा ही बन गए तो उनको कोई नहीं है भी उनको हम कोई सोफा पे बिठाई, अरे साधु महात्मा ने सोफा ही तो त्यागी है। हमारे में उनमें इतना ही डिफरेंस है भी, हम सुख भोगना चाहते हैं भी, सोफा बस अच्छा मुलायम गद्दा हो, अच्छी सोफा हो, अच्छी बेड शीट हो, अच्छी मतलब अच्छी अच्छी चीजें भोगना चाहते हैं, तभी तो हम जीवन से जुड़े हैं ना। और जो है साधु महात्मा वो क्या चाहते हैं, वो जुड़े नहीं, इनको छोड़ के तो वो मने, उनका तो सहज वही है, रोड़े बांटते वही जो से। कुछ जरूरी नहीं है भी एक साधु महात्मा बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, अच्छी रहता है, परंतु उनका जीवन का जो औचित्य होता है वही होता है, वो ऐसे ही रहे। तो ठीक है, तो वैसे ही जो है चंद्र बरदाई की बात चल रही थी, बीच में पता नहीं मेरे बच्चे, तभी तो मैं कहती हूँ बीच में कहाँ से आ जाती है बातें, फिर मेरे से रुका ही नहीं जाता। चंद्र बरदाई कहता है ऐसे ही बहुत है घोर कष्ट हो गया था, मतलब ये जो है पृथ्वी पे, तो एक जो माउंट आबू, तुमने स्थान सुना है, माउंट आबू सुना है ना, माउंट है ताबू, कहाँ पड़ता है, आबू है ताबू है, आबू है मेरे बच्चे, ताबू बोल देते हैं हम। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कोई बच्चा बता सकता है, ये जो है मेरे बच्चे माउंट आबू स्थान जो है राजस्थान में है, और राजस्थान का ये पहला एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ माउंट आबू पर जो एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, वो कौन सी पड़ती है मेरे बच्चे, गुरु शिखर पड़ती है। कौन सी पड़ती है, गुरु शिखर पड़ती है, शिखर मेरे बच्चे, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 17-22 मीटर। 17-22 मीटर याद रखना, तुम 1722 नहीं बोलना, 17-22 याद रखोगे, याद रह जाएगा, 17-22 मीटर है मेरे बच्चे। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, याद रखना। चंद्र बरदाई कहता है इस माउंट आबू पर एक यज्ञ करवाया गया, किस ऋषि के द्वारा, ऋषि विशिष्ट के द्वारा। चंद्र बरदाई जो है कौन सा सिद्धांत देता है, वो अग्निकुंड का, अग्निकुंड में उत्पत्ति का सिद्धांत देता है। चंद्र बरदाई क्या देता है, अग्निकुंड में उत्पत्ति का सिद्धांत देता है। वो कहता है भी जो ये जो राजपूत वंश है ना, उस अग्निकुंड से पनपे थे, उस अग्निकुंड से ही जो मतलब है अच्छा काम करने के लिए ये वंश है पनपे थे। ये बात कौन कहता है, चंद्र बरदाई कहता है। जो यज्ञ कहाँ करवाया गया, माउंट आबू पर करवाया गया। क्लियर है, जिसमें हमने पढ़ा मेरे बच्चों कौन से राजपूत वंशों में, हम प्रमुख में कौन सा पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। ठीक है, 2 मैंने कहा तुम्हें पैसे याद रखना, एक गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, एक परमार वंश हो गया। ठीक है, 2 चय से बताया, एक चौहान वंश हो गया, एक चंदेल वंश हो गया, चालुक्य वंश। ठीक है, ठीक है, चंदेल वंश भी है राजपूतों में, एक चौहान वंश और एक है चालुक्य वंश, जो मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं, तुम इतना सोच। उसके बाद जो हमने इनके बारे में पढ़ा भी, अलग अलग जो है और भी इतिहासकार हुए, कौन हुए मेरे बच्चे बताओ, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र क्या, हरिश्चंद्र, और कौन सा, गौरी शंकर। हाँ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्राचीन क्षेत्रियों के वंशज है। उन्होंने जो है हरिश्चंद्र और जो गौरी शंकर हुए हैं, उन्होंने कहा जो ये राजपूत वंश जो है, ये जो है प्राचीन क्षेत्रीय के वंशज है, जो प्राचीन क्षेत्रीय लोग हुए हैं उनके वंशज है। वंशज तो समझते होंगे सारे। उसके बाद जो है एक जो है कौन सा लास्ट इतिहासकार कौन सा है, गोपीनाथ शर्मा है। गोपीनाथ शर्मा ने ये कहा कि ये क्या हुए हैं मेरे बच्चों, ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, हाँ भैया, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया उन्होंने। अलग अलग ये 4 इतिहासकार मैंने तुम्हें बताए, उनके अलग अलग राजपूतों को लेके ओपिनियन था। राजपूत जो है मैंने तुम्हें थोड़ा सा मैं अब दोबारा लिख देती हूँ मानचित्र से, और उसके बाद हम एक एक करके आज इनको पढ़ ही लेंगे मेरे बच्चे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। चलो मैं बना देती हूँ।
को मानचित्र भी सही नहीं बनाना आता, मेरी यही कमजोरी है, बाकी मैं कोशिश करूंगी। ये बन गया, चलो समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलो ये बन गया, मैंने बना लिया, क्योंकि सर्च करती फिर निकालती फिर ये ज्यादा हो जाता। ठीक है, समझ में आना, थोड़ी फीलिंग आ रही है भारत का ये मानचित्र तो आ रही होगी। हाँ, बस फीलिंग लेनी है तुम्हें। सुनो, अब जो है मेरे बच्चे सुनो, यहां आएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या आएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, इसके साथ ही आ जाएगा, इसके नीचे मैं और कलर ले लेती हूँ, चालुक्य वंश। क्या आएगा? चालुक्य वंश। उसके बाद यहां जो है मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहां कौन सा आ जाएगा मेरे बच्चे? परमार वंश। यहां जो बात करें मेरे बच्चे, अगर ये वाला जो है क्षेत्र है, ये कन्नौज वाला आ जाएगा, कन्नौज। यह कौन सा वंश आएगा? गढ़वाल वंश, जो जयचंद का जिक्र करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ जो अजमेर और राजस्थान का और दिल्ली तक जो है, जम्मू तक चली गई मैं तो, परंतु तुम्हें ध्यान रखना है मैं जो बोल रही हूँ, अजमेर वाला क्षेत्र है मेरे बच्चे, अजमेर मैं लिख देती हूँ, अजमेर और मेरे बच्चे दिल्ली, दिल्ली वाला क्षेत्र ये यहाँ है मेरे बच्चे। कौन सा वंश है? चौहान वंश। कौन सा वंश मेरे बच्चे? चौहान वंश। क्लियर है? इधर पाकिस्तान वाला एरिया बात करें मेरे बच्चे, पाकिस्तान वाला एरिया ना, यहाँ हिंदूशाही वंश है। कौन सा है? हिंदूशाही वंश है। क्लियर? समझ में आया? ये जो है, अगर तुम इसको गौर से जैसे मैंने बनाया, अगर तुमने ध्यान से अगर तुम देखो तो ये मध्य भारत में ही आ जाता है, लगभग आ जाता है ना। मैंने बनाया ये मध्य भारत का पार्ट है सारा। तो जो राजपूत वंश पनपा था वो मध्य भारत में पनपा था, सारा का सारा जो है राजपूत वंश कहाँ रहा? मध्य भारत में पनपा था। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये बातें तो हमारी कल हो गई थी, ये आज तो मैंने रिपीट कराई है। तो इनका हम एक एक, इसमें कुछ की पॉइंट है मेरे बच्चे, सारा हम डीपली नहीं पढ़ेंगे ना, तो इतना एग्जाम में आता, कॉपी भरने का कोई फायदा नहीं, हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो कुछ बातें मैं इनकी चुन चुन के लेके आई हूँ, वो बातें करेंगे। और मेन जो है मैंने तुम्हें रिविजन भी कुछ दिया है, और कुछ हम कर चुके हैं, उनको मैं रिविजन दे दूंगी। तो पहला लिखिए मेरे बच्चे, पहला लिखो, राजपूत वंशों में हमारा पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो हम एक एक करके लिखेंगे। इसके साथ ही मैं जैसे ही कराऊं तुम्हें अलग से कुछ की पॉइंट बताऊंगी, उनको नोट कर लेना। ठीक है, चलो पहला लिखो मेरे बच्चों, राजपूत वंश पढ़ रहे हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? राजपूत वंश है। राजपूत वंश के हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रमुख राजपूत वंश। चलो मैं ये लाइन तो लिख ही देती हूँ, प्रमुख है राजपूत वंश, जिसमें हम पहला जिक्र करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसके संस्थापक थे मेरे बच्चे नागभट्ट थे, नागभट्ट प्रथम मेरे बच्चों, फर्स्ट लिख लो, ये प्रथम लिख लो। जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो नागभट्ट है। प्रथम लिख सकते हो, फर्स्ट लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी मेरे बच्चे, इनकी जो राजधानी थी, पहले इनकी उज्जैन थी, बाद में इन्होंने कन्नौज को बना लिया। पहले क्या थी? उज्जैन थी। बाद में मैं ऐसे लगा रही हूँ, लिंक ऐसे लगा लेना, याद रह जाएगा। बाद में इसने उन्होंने किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। बाद में किसको बनाया? कन्नौज को। इससे कुछ क्लियर दिमाग में तुम्हारे हलचल मची बच्चे? कुछ चला दिमाग में भी? क्या आया है? सुनो, अभी सुन लो। कुछ बच्चे नए हैं तो उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पुराने बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है। सुनो,
मैंने तुम्हें जब है हम क्या पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत का इतिहास प्राचीन भारत में पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत हम पढ़ रहे थे, तब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने बताया भी एक जो है मेरे बच्चे बहुत बार जो उभर के सामने आता है, कौन सा आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष आता है। कौन सा मेरे बच्चे, त्रिपक्षीय संघर्ष जिक्र। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है भी ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ये किन किन के बीच में हुआ था। तो यह वो गुर्जर प्रतिहार वंश है मेरे बच्चे। वहां मैंने तुम्हें बताया गुर्जर प्रतिहार वंश जो है पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट है वंश। इस ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, 3 वंशों के बीच में होता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। जो राष्ट्रकूट और पाल का तो हमने जिक्र कर लिया था, इनके मेन पॉइंट के पॉइंट पढ़े थे, तुम्हें याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश में बच्चों जिसके संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, नोट कर सकते हैं, पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे जो भी जिनको नहीं नोट कर रखा। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे वो कौन थे, दंती दुर्ग थे। एग्जाम में बहुत आया, तुम्हें याद कैसे रखना है, कूट कूट के दांत तोड़ दिए, कूट कूट कर दांत तोड़ दिए। तो दंती, दांत से दंती याद रख लेना और राष्ट्रकूट से कूट याद रख लेना, भी कूट कूट के दांत तोड़ दिए। कह देते ना हमारे घर में, तेरे दांत तोड़, माँ कह देती है कई बार। तो है राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। क्लियर। उसके बाद है मेरे बच्चे, हमने पाल में एक धर्मपाल नाम का व्यक्ति का जिक्र किया था। किसी बच्चे को याद हो भी पाल वंश में हमने एक धर्मपाल नाम जो है, और मैंने कहा सुनो रे, अरे लड़कियां यही है, फिर तुम मेरे से बीच में कोई और कहानी शुरू करवा दोगे। सुन लो, पाल वंश में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति होता है। धर्मपाल को याद क्यों करना मैडम, क्योंकि मेरे पापा का नाम है भाई। उस दिन भी मैंने बताया भी धर्मपाल को याद क्यों करना है भाई, जिसकी बेटी पढ़ा रही हो तो वो अपने पापा का नाम तो याद रखेगी। तो याद रखना, ये तो मजाक की बात है, वैसे मेरे पापा का नाम ही धर्मपाल है भाई, ये बात मैं नहीं कहती, पर धर्मपाल को याद किस लिए रखना है, एक तो इसने विश्वविद्यालय की स्थापना की। हाँ जी, इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कौन से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाई थी, याद रखना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाई। क्लियर। दूसरा क्या है भी, तुम्हारे मन में कोई और चल रहा हो। हाँ जी, ये भी बात सही है। तीसरा है मेरे बच्चे बे, जो ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, जब ये तीनों वंश लड़ रहे थे तो वंश तो नहीं लड़ रहे, उनके राजा लड़ रहे होंगे। तो राजा में मैंने तुम्हें बता ही दिया था, पाल वंश जो था ना, पाल वंश की तरफ से धर्मपाल नाम का जो राजा था वो लड़ रहा था इसमें। अब हम गुर्जर प्रतिहार की बात करेंगे भी, गुर्जर प्रतिहार में जो है वत्स्य राजा नाम था, वो जो गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है। और जो है पाल वंश का ये क्या कर देते हैं, इसको हरा देते हैं, और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है अपनी राजधानी कहां स्थापित कर लेगा, कनौज में कर ले। बस मैं उज्जैन से तुम्हें कनौज लेके जाना चाहती थी, हो गया। तो ये बाद में पहले अपनी राजधानी किसको बनाएंगे, उज्जैन को बनाएंगे। मैंने पहले उज्जैन लिखा है, पहले उज्जैन को अपनी राजधानी बनाएंगे कौन, गुर्जर प्रतिहार वंश। फिर वो अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर देंगे, कनौज में कर देंगे। कनौज क्यों कर देंगे, क्योंकि भाई संघर्ष में जीत जाएंगे और धर्मपाल और इन सबको हरा के और अपनी राजधानी वहां स्थापित कर लेंगे। कहां, कनौज में। अब दोनों क्षेत्र बता दो कहां कहां पड़ते हैं। पहले तो उज्जैन बताओ कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कनौज कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है। उज्जैन से कुछ बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चे, याद बताओ रे, क्या बता सकते हैं, बताओ। हाँ एक हाँ आवाज आई है इधर। वेरी गुड, वेरी गुड। भी जो उज्जैन जो है मेरे बच्चे, उज्जैन शहर जो बसा है ये शिप्रा नदी के किनारे बसा है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है उज्जैन।
कौन, हाँ, अवंती जो है महाजनपद था, उसकी राजधानी भी उज्जैन है। ये शिप्रा नदी वाला याद रखना भी। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। क्लियर मेरे बच्चे? और इसे जो है उज्जैन को क्या बोला जाता है? महाकाल की नगरी भी कहा जाता है उज्जैन को। और क्या कहा जाता है? महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकाल जानते हो? महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकाल की नगरी भी कहा जाता है किसको मेरे बच्चे? उज्जैन को। तो कहते हैं भी जो 12 ज्योतिर्लिंग थे उनमें से एक जो उज्जैन में भी पड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहां पड़ता है? उज्जैन में भी पड़ता है। और यहाँ एक मेला भी लगता है मेरे बच्चे, जो 12 साल के बाद लगता है। सिंहस्थ मेला लगता है। लिखो, लिख देती हूँ मैं, अलग कलर ले लेते हैं। उज्जैन में एक जो है 12 साल के बाद एक मेला लगता है, सिंहस्थ मेला लगता है। कुंभ मेला, सिंहस्थ कुंभ मेला मेरे बच्चे, मैंने कुंभ मेला मेला लगता है। सिंहस्थ कुंभ मेला भी लगता है। क्लियर है मेरे बच्चे? मध्य प्रदेश की राजधानी कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी, वेरी गुड। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। गुर्जर प्रति हरवंश, एक मिनट, चलो मेरे को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सुनो, ये कल वाली वीडियो में मैंने सारा क्लियर कर दिया था, यहां तुम्हें याद नहीं रखना। सुनो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर राजपूत वंश जो टाइम पीरियड पूछे तो ये 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक रहे। कई बुक्स तुम्हें 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी बताएगी, इतना याद रखना है। बाकी इसके कुछ बीच में जैसे हम वंश पढ़ेंगे, कुछ युद्ध होंगे, वो मैं तुम्हें बता ही दूंगी, बस वो करने हैं। यहाँ ना तो तुमसे पूछता, बस इतना याद रखना भी राजपूत वंश जो कब से लेके कब तक रहा था, तो ये 7वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा था। कई बुक्स तुम्हें एक में बच्चे, हमेशा मैं तुम्हें कहती हूँ, यहाँ जो मैं पढ़ाती हूँ कई बार ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन कौन से दे रखे उन्होंने, तो ऑप्शन में 8वीं शताब्दी दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना याद रखना, ये कल मैंने बता दिया था। चल, क्लियर है? बस एक क्वेश्चन और बता दो मेरे बच्चे, करना तो बहुत कुछ है। भोपाल त्रासदी कब हुई थी? भोपाल त्रासदी कब हुई थी मेरे बच्चे? 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी भोपाल त्रासदी मेरे बच्चों। यहाँ एक गैस लीक हो गई थी, वो गैस कौन सी थी? आइसोजोल है? प्रॉपर सही बताना, तुम बताना, मेरे को तो ध्यान नहीं है, मैंने तो बस इतना पता है भी गैस रिसीव होगी। आइसोजोल, आइसोसाइल है, आइसोसाइलेंट गैस, लिख लेना भाई, इसके पीछे तो हो रहा है मेरे बच्चे। आइसोसाइल ध्यान नहीं रहा मेरे प्रॉपर, तो आइसोसाइल है, ये तो सही है। मोनोऑक्साइड है, कुछ इसके पीछे है, याद रखना। एक गैस लीक हो गई थी, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, या एग्जाम में बहुत बार आता है। आइसोसाइल है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, अब तो मेरे ही समझ में आ गया। मिथो आइसोसाइल जो है गैस थी, ठीक है, मिथो आइसोसाइल ये गैस थी, जहरीली गैस थी मेरे बच्चे। और जो है ये रात को जो, सुनो, ये 2 की रात थी और 3 सुबह होने वाली थी, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी 2 दिसंबर दे दे, कई बार 3 दिसंबर दे दे, तो ध्यान रखना 2 की तो रात थी और 3 दिसंबर सुबह होने वाली थी। तो ये जो है 1984 को होती है। और 1984 में एक और भी घटना होती है, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है। क्लियर है बच्चे? तो ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, ये त्रासदी याद रखना, क्योंकि ये मिलान में कई बार क्वेश्चन बहुत आता है। चलो, इसके बाद हमने कहां तक कर लिया? राजधानी तक कर लिया ना। आगे लिखो, इसका विस्तार तो तुम बता ही दो। गुर्जर प्रति हरवंश का विस्तार कहां से लेके कहां तक था? कल बताया तुम्हें, बताओ रे। गुर्जर
प्रतिहार वंश का, इसका अगर करें मेरे बच्चे जो है गुजरात से लेके, गुजरात से तो था ही, दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी फैला हुआ था, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी फैला हुआ था। इसका अगर गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो ये गुजरात से लेके दक्षिण पश्चिम भारत तक, बाकी तो इन्होंने बाद में यूपी कनौज को भी जीत लिया है, जो है कनौज को अपनी राजधानी बनाएंगे। आगे चले, अब जो है पहले जो है इसके संस्थापक किसको बताया मैंने, कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम के बारे में याद रखना मेरे बच्चे, नागभट्ट जो प्रथम थे, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए अरब आक्रमणकारी, तो पहला अरब आक्रमणकारी जो हुआ ना पहला, तो वो यहां जो है गुर्जर प्रतिहार वंश था। तो नागभट्ट जो है उस अरबों के आक्रमण को क्या कर देते हैं, असफल कर देते हैं। तो याद रखना, लिखो पूरी लाइन लिख लो, नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को असफल कर दिया था, असफल कर दिया अरबों के आक्रमण को, पहले इन्होंने असफल कर दिया। अब तुम जैसे जयचंद का अगर तुम पढ़ोगे ना, जयचंद मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जयचंद को कौन हराएगा, मोहम्मद गौरी चंदावर का युद्ध पढ़ेंगे। तो उसके बाद जैसे ये सारे वंश खत्म करूंगे ना, तो मैं तुम्हें बाद में ये बताऊंगी, जो ये प्रतिहार वंश जाएंगे नहीं, इसके जो राजपाल होंगे उनके हमें कितने पॉइंट याद क्यों रखने हैं, क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार वंश होगा ना, ये बहुत अच्छा वंश होगा जो है इनमें प्रमुख वंशों में। तो ये कहेगा भी जो है जयचंद को, ये कहेगा बाद में जैसे चंदेल वंश पढ़ेंगे तो वहां ये कहेगा भी तुम ना अरबों से जो हार गए थे, गोरी जैसे गोरी जो एंट्री करता है वो मोहम्मद उसकी जयचंद की वजह से ही करता है ना एंट्री, तो उनके जो वंशजों को ये मारेगा, कौन गुर्जर प्रतिहार मारेगा, ये कहेगा भी तुमने जो है एंट्री क्यों दी, तुमने सामना क्यों नहीं किया। उन्होंने क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया था उनके सामने भी, आप आ जाओ, हमसे नहीं लड़ा जाता, तुम ले लो जो भी तुम्हें ले जाना है। जैसे गजनी लूट के ले जाता है, तो जैसे हम पढ़ेंगे किसका, भीमदेव प्रथम का पढ़ेंगे, भीमदेव सेकंड आएगा, गोरी को हराएगा जो है गजनी के टाइम कौन होगा, भीमदेव प्रथम होगा। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, इसमें ही पढ़ेंगे। तो है वहां ये नागभट्ट जो है इन्होंने क्या किया था, अरबों को आक्रमण जो सबसे पहले असफल किया था वो इसी ने किया था, नागभट्ट प्रथम। किस वंश का है ये, गुर्जर प्रतिहार वंश का। अब जो मेरे बच्चे मैंने तुम्हें अभी जो पीछे त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाया है वो व्यक्ति अब आएगा इसमें जो है मेरे बच्चे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो राजा लड़ रहा था वो वत्स्य, लिखो वत्स्य राज जो है, ये वत्स्य राज है जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष को जीत लिया था। अब तुम्हारी कॉमन सेंस काम करनी चाहिए। मैंने कहा हमेशा हम सारी लाइनें नहीं पढ़ेंगे, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ ले भी, जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार की तरफ से जो राजा लड़ रहा था वो कौन सा, वत्स्य राज था। ठीक है, उन्होंने जीत लिया और अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर देगा, कनौज में कर देगा। क्लियर मेरे बच्चे। अब जो है इसमें जो है एक जो जिक्र करेंगे मेरे बच्चे, हम नागभट्ट सेकंड का करेंगे, परंतु नागभट्ट सेकंड के बारे में इतना तुमसे नहीं पूछा। इसके अंतिम राजा लिखो, अंतिम राजा से पहले एक महिर भोज लिखो, महिर भोज। हाँ, महिर भोज का जिक्र मैंने तुम्हें कहा है, महिर भोज सही है मेरे बच्चे, लिखो। प्रतिहार वंश का जो राजा महिर है, इसका जिक्र आया पहले मेरे बच्चे, आया तो है। महिर भोज जिन्होंने एक उपाधि ली थी मेरे बच्चे, आदि बरा की उपाधि, आदि बरा की उपाधि ली थी। ये मैंने जिक्र किया, तुम बताओ कहां किया है। जो है प्रतिहार वंश का एक राजा था महिर भोज, इसका जिक्र तो किया, तुम बताओ कहां किया। कोई बच्चा बता सकता? आदिवरा, आदिवरा क्या होता है, मैंने मीनिंग भी बताया था, बताओ। महिर भोज ने उपाधि ली है आदिवरा की। गुर्जर प्रतिहार का जो एक राजा है कौन है, महिर भोज है, जिन्होंने उपाधि ली है किसकी, आदिवरा की। आदिवरा क्या होती है, बताया तो है, विष्णु के अवतारों का जिक्र किया है ना। तो ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, ये विष्णु के अवतार है।
किसके? विष्णु भगवान के अवतार। विष्णु के अवतार कितने अवतार है विष्णु भगवान के? विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण कितने हैं मेरे बच्चे? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में जो है किसका जिक्र मिलता है? विष्णु भगवान के 10 अवतारों का। उसी में कहते हैं आदिबरा नाम का एक है जो अवतार था, और जो है उपाधि किसने लिया आदिबरा की? महिर भोज ने लिए। कहाँ का राजा? प्रतिहार बस का। कहाँ का? गुजर प्रतिहार। प्रतिहार बोल कोई बड़ी बात नहीं है, गुजर प्रतिहार है बस का राजा है। ठीक है। अंतिम राजा लिखो यशपाल। लिखो मेरे बच्चे, प्रतिहार वंश का अंतिम राजा। जैसे मैं लिख रही हूं ना, वैसे कोई की पॉइंट आ जाए तो तुम्हें ये सारी बातें कंटिन्यू याद होनी चाहिए। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा, राजा मेरे बच्चे लिखो यशपाल। यशपाल। अस्पाल भी लिखा होता है कई बुक्स में, ए लिख देता है, कई ये लिख देता है, यशपाल। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? पहले संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे। राजधानी पहले कौन सी थी? उज्जैन थी। उज्जैन से कहां स्थापित की? कनौज की। बस 2 बातें तो ये याद रखनी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने पहली राजधानी उज्जैन, ये अगर तुम एरिया भी देखो तो इसी एरिया में पनपे। कनौज तो वो संघर्ष चल रहा था उनका, त्रिपक्षीय संघर्ष। मैंने तुम्हें त्रिपक्षीय संघर्ष दक्षिण भारत पढ़ा रही हूँ, तब से ही ये लेके साथ चल रही हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष ये मेरे बच्चे, इसमें ये जब भी ये वंश जो समाप्त नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहेगा। तो इसमें जो है कौन जीत जाते हैं? प्रतिहार जीत जाते हैं। वो संघर्ष चल रही 3 वंशों के बीच में, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और जो है गुजर प्रतिहार। जीत कौन जाते हैं? गुजर प्रतिहार। फिर अपनी राजधानी कनौज शिफ्ट करते हैं, पहले उज्जैन को बनाते हैं। क्लियर है? चलो अगला वंश लिखो मेरे बच्चे, गढ़वाल वंश, जो हम पढ़ चुके हैं। बस ये तो नॉर्मल ही है बातें। कनौज वाला क्षेत्र में कौन सा वंश था? गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश बताओ रे। गढ़वाल वंश कौन सा क्षेत्र है मेरे बच्चों? कनौज वाला क्षेत्र। कनौज में एक आधा नया और लगा लेना भाई, कहीं आधा नहीं लगा होता है। कनौज वाला क्षेत्र था। कौन सा था मेरे बच्चे? कनौज वाला क्षेत्र था। कनौज कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। ये गढ़वाल वंश में हम किसका जिक्र करते हैं? जयचंद का जिक्र। जयचंद। जयचंद के बारे में तुम्हें 2-3 बातें याद रखनी है, मैं बता देती हूँ। वैसे हमने बहुत पढ़ा इसके बारे में। जयचंद वो जयचंद है मेरे बच्चे, इसकी एक बेटी है स्योंगीता। इसकी एक बेटी है स्योंगीता। गढ़वाल वंश का राजा है जयचंद है, उसकी बेटी है स्योंगीता। मोहम्मद गोरी जैसे ही आक्रमण करता है 1191 में, कहां करता है? तराइन का ही, तराइन की पहली लड़ाई। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ, तराइन का युद्ध। तराइन के 2 युद्ध माने जाते हैं, वैसे 3 माने जाते हैं, 3 पढ़ते हैं मेरे बच्चे। 2 हम मैं यहाँ बता ही देती हूँ तुम्हें। एक 1191 में हुआ, एक 1192 में हुआ। ठीक है। ये तराइन का जो युद्ध होता है, वर्तमान में तराइन क्षेत्र कौन सा है मेरे बच्चे? करनाल वाला क्षेत्र है। हरियाणा का जो करनाल है मेरे बच्चे, वो तराइन का क्षेत्र हुआ करता था। तो वहां युद्ध होते हैं। तराइन का युद्ध एग्जाम में भर भर के आता है ये क्वेश्चन। तराइन का युद्ध 3 युद्ध पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे 1191 में, एक 1192 में, कंटिन्यू होते हैं 2। तराइन का पहला युद्ध होता है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। सेकंड इन दोनों के बीच में होता है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। मोहम्मद गोरी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो अरब आक्रमणकारी था। ठीक है। तो उसमें कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और पृथ्वीराज चौहान किसको माफ कर देता है? मोहम्मद गोरी को माफ कर देता है। यहाँ मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ, भारतीयों का दिल हमेशा बहुत बड़ा होता है, माफ करने में बहुत बड़ा होता है। चाहे किसी ने सामने कितना ही गुनाह कर दिया और वो गिड़गिड़ा के माफी मांग लेना, तो हमारा दिल इतना बड़ा है, हम माफ कर देते हैं। तो मोहम्मद गोरी उससे माफी मांगता है और वो माफ कर देता है, और मोहम्मद गोरी गौर वापस चला जाता है। इसको मैं लिंक जोड़ के तुम्हें कहा भी, जिसके सीटी में अच्छे नंबर नहीं बने और जो सीटी में फेल हो गया, नहीं क्लियर हुआ, तो वो अपनी ग्रुप डी में जी जान झोंक दी। उन्होंने सोचा भी मैं डी की तो लेके रहूंगा। और जिसके सीटी में मैं थोड़ी तैयारी के आसपास ही अच्छे नंबर बन गए, 60+ बन गए, तो वो ये सोचता मैंने तो इतने दिन पढ़ा, 60 नंबर आ गए,
तो आगे तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। तो वो आराम से, वैसे पृथ्वीराज चौहान लड़ाई जीत गया तराइन वाली, तो आराम से बैठा, बोला मेरे सैनिकों ने हरा दिया गौरी को, तो दोबारा आएगा तो मैं लड़ूंगा तो मैं हरा ही दूंगा। तो उन्होंने क्या अपना ली, ढील अपना ली। उधर भाई मोहम्मद गौरी हारा हुआ है, तो हार वाले को तो रीस आती है, जिसका सीट ही नहीं हुआ उसको तो रीस आ रही है, और जिसका हो गया वो मन मन मुस्कुरा रहा है, हो गया मेरा। तो भाई वो अपनी पूरी तैयारी जोरों शोरों पे करता है। इधर पृथ्वीराज चौहान भाई प्रेम भाव में बस जाता है। वो जयचंद की बेटी शिवंगिता से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। कहते कोई पार्टी में मिले होंगे भाई, अब हमें पता नहीं है भाई पार्टी हुई थी, कोई कहता है स्वयंवर हुआ था, वहां पृथ्वीराज चौहान पहुंचे और जो है जो क्राइटेरिया रखा था वो पास कर गया पृथ्वीराज चौहान, और शिवंगिता के साथ शादी रचा लेता है। शादी रचा के ये बात जो है जयचंद को हाजम नहीं होती। ये तो किसी बाप को ही नहीं होती भी बेटी भाग के शादी करे, किसी को नहीं होती, जयचंद को क्या नहीं होती। तो जयचंद गुस्से में था, उसकी बेटी जब अपनी मनपसंद से शादी कर लेती है पृथ्वीराज चौहान भाई, शादी होगी चाहिए क्या, बस यही चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान आराम से जिंदगी जी रहा है। इधर जयचंद नौनता भेजता है, किसको, गौरी को। जयचंद है नौनता भेजता है गौरी को, भी आजा अब की बार मैं तेरे साथ हूं, पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे, आजा अब की बार मैं तेरे साथ हूं, पूरा प्लान बना रखा है। उधर उसकी तैयारी जोरों शोरों पे। आ जाता है मोहम्मद गौरी, कब आ जाता है, 92 में आ जाता है। कब आता है मेरे बच्चे, 1192 में आता है। तो ये सेकंड लड़ाई थी, तराइन की सेकंड थी और ये फर्स्ट थी, ठीक है। सेकंड में जैसे ही आता है तो भी पृथ्वीराज चौहान की कोई तैयारी नहीं थी और जयचंद साथ दे रहा था। ये हमेशा कहा है जब दो भाइयों में फूट पड़ती है और पड़ोसी साथ देना भाई का, भाई तो वैसे ही दोनों लड़ ही रहे हैं और पड़ोसी एक के साथ मिल जाए तो लड़ाई निश्चित है। मान लो अलग होना निश्चित ही है, फिर तो हार एक की तो निश्चित ही है भाई, मान लो चाहे कितना ही नुकसान हो। और पड़ोसी ये कहते हैं अरे भाई भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या है, बस थोड़ा सा फैसला सपोर्ट कर दे तो वो सब कुछ सही हो जाता है। परंतु देते नहीं है पड़ोसी, तो मजे लेते हैं और हम देते हैं पड़ोसियों को। हमेशा मैं तभी कहती हूँ जब तुम भी, तुम्हारी कोई कमजोरी, कोई की पॉइंट तो सभी का ही होता है भाई, कोई कमजोर बात होती है, कोई खास बात होती है, तो दोस्त जो वही होता है उसको सोच समझ के बताना चाहिए, क्योंकि बार वो जब करेगा ना तो उसकी पॉइंट पे करेगा जो हमारी कमजोरी है। अरे उस दिन तेरे को देखा है तू रो रहा था, वो बताऊं क्या तेरे घर वालों को, मतलब बताऊं तेरी बहन को बता दूंगा, तेरे भाई को बता दूंगा तूने जो किया है। तो बस वही की पॉइंट पकड़ता है भाई, ये जयचंद जो है उसका साथ देता है। और कौन जीत जाता है दूसरी लड़ाई में, मैं ये लिख देती हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नए बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा लग रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ मेरे बच्चे। एक है मोहम्मद गौरी की और जो है और है पृथ्वीराज चौहान की। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो मुश्किल नहीं लग रहा। पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान है बच्चे। इन दोनों के बीच में ये तराइन की पहली लड़ाई होती है और तराइन की दूसरी लड़ाई होती है। तराइन की पहली लड़ाई में तो ये जीत जाता है अभी पृथ्वीराज, ये जीत गया तो ये हार ही गया। और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अभी दूसरी लड़ाई में कौन जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान है हार जाता है। हारने का कारण यही था, अभी साथ दे रहा था जयचंद, ठीक है, क्लियर है। बस तुम यही मैं हमेशा कहती हूँ भी ज्यादा खुश भी मत हुआ करो कोई चीज को लेकर, ज्यादा निराश भी मत हुआ करो। सब कुछ सृष्टि का खेल है, टाइम का पहिया हमेशा घूमता रहता है, परंतु पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो। ये नहीं है भी तुम ये एक दिन तो 10 घंटे पढ़ गए, एक दिन 2 घंटे, घंटे ही नहीं पढ़ पाए, नहीं, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, कंटिन्यूटी रखो, ठीक है। उसके बाद है मेरे बच्चे हमें जो यहाँ क्या याद करना है। अब गौरी कहता है भी तुम्हें बता पड़ोसी किसका रे, जब भाई से अलग कर दिया, बाद में पड़ोसी का अभी अब तू आ जा मैदान में। हाँ, तो इनके बीच में ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं अलग कलर से डिनोट कर रही हूँ। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में एक युद्ध होता है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। कब होता है, 1194 में चंदावर का युद्ध मेरे बच्चे, चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा मेरे बच्चे, चंदावर का। किन किन के बीच में है, कनौज का जो बसंज है, गढ़वाल वंश, उसका जो राजा है जयचंद है, और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है कौन सा मेरे बच्चे, चंदावर का युद्ध।
और वो जयचंद को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। कौन? मोहम्मद गोरी। और वहीं से है जो आगे हम इस राजपूत वंश जैसे समाप्त होगा तो हम आगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, वहां फिर मैं मोहम्मद गोरी का जिक्र करूंगी जो है मोहम्मद गोरी 1205 में हमारे यहाँ आता है, लास्ट बार आता है। जब ये आता है तो ये खोपरा जाति के लोग होते हैं, वो उनसे संघर्ष करते आते हैं। बाद में जैसे ही मोहम्मद गोरी कहते हैं भी 6 में अपना जो है वापिस जाता है, जो ये लड़ता आया खोखरा जाति के लोगों को हरा के आया, उनको मार काट के आया, भी मार काट की रीस तो रीस ही होती है। तो ये कहते हैं इधर आ जाता है भी ये अजमेर वाले क्षेत्र में, अजमेर वाला क्षेत्र तो जीत ही लिया, चौहान बस को हरा दिया तो उसका ही आ गया अजमेर और दिल्ली का। तो ये अपने साथ क्या लेके आता है, एक दास होता है मेरे बच्चे, इनका एक है दास या गुलाम, मेरे बच्चे क्या होते हैं, गुलाम। वो कहते हैं 1000 दिनार में खरीदा था, ये कहानी है मेरे बच्चे, कुछ नहीं है, ये हमारे जैसों इतिहासकारों ने बना दी। तो ये गुलाम लेके आता है, और कौन लेके आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन लेके आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक व्यक्ति होगा मेरे बच्चे, जो किसका दास होगा, मोहम्मद गोरी का दास होगा, और वो छोड़ के चला जाएगा यहाँ, जो अजमेर वाले क्षेत्र में रहता है। धीरे धीरे वो अजमेर से दिल्ली में अपनी गुलाम बस की नींव रख देगा, और गुलाम बस से क्या शुरू हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी 1206 से। मोहम्मद गोरी गौर वापिस जा रहा होता है 6 में, तो खोपरा जाति प्लान बना के बैठी है, बोलो आजा तू, अब की बात तेरी सर्विस कर देंगे। तो कहते भी मोहम्मद गोरी सोचता है तेरा ही रास्ता है, तेरा ही एरिया है, कौन रोकने वाला है। मोहम्मद गोरी आराम से जा रहा होता है, तो कहते खोपरा जाति के लोगों ने रास्ते में उनकी हत्या कर दी। परंतु इसका एक फैक्ट है मेरे बच्चे, उपवाद है। मैंने तुम्हें चंद्र बरदाई का नाम लिया, जैसे इतिहासकार है, उसने कौन सी पुस्तक लिखी, पृथ्वीराज रासो लिखी। वहां ये कहते हैं, चंद्र बरदाई ये कहता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। कहते जैसे ये सेकंड तराइन की लड़ाई जो है जीत जाता है, कौन जीतता है, मोहम्मद गोरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, और बंदी बना के ये कहता है गौर ले जाता है इसको अपने साथ है। और वहां ये कहता है भाई चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान था ना, वो राम बाण भेदी था, बाण भेदी था, मतलब उसको वो आवाज से ही वो बाण चला देता था। जैसे यहाँ बैठा है, आवाज आई, उसकी आंख बंद करके बाण चलाता, वो सही लगता उसकी। तो कहते हैं जैसे एक सभा बनाई गई और उसकी जो है परीक्षा ली गई किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, और चंद्र बरदाई साथ था। चंद्र बरदाई कहता है उन्होंने, चंद्र बरदाई ने कुछ ऐसे बोला भी, इतनी फुट इतने इंच पे बैठा है, उन्होंने जैसे बाण लगाया मोहम्मद गोरी की छाती पे लग जाता है, और वो धीरे धीरे उसका जहर फैल के मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ये बात तो चंद्र बरदाई कहता है। परंतु बाद में जो और भी इतिहासकार है वो कहते हैं नहीं, मोहम्मद गोरी की तो हत्या खोपरा जाति के लोगों ने की थी, जब वो वापिस भारत से 1206 में वापिस जा रहा था गौर, तब। तो अलग अलग है मेरे बच्चे, इतना तुम्हें याद है नहीं रखना, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हें इनमें की पॉइंट क्या पकड़ने हैं, एक तो दो तो याद ये रखने हैं, तराइन वाला, तराइन की दोनों लड़ाइयां पूछ लेता कब कब हुई और किन किन के बीच में, और कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद एक चंदावर वाला याद रखना, ये एक साइड तुम्हारे ये दे देगा तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, चंदावर का युद्ध, एक और दे देगा कोई, और एक साइड सन दे देगा, फिर कहता है मिलान करो कौन सी कब हुई, तो याद रखना, ठीक है। अरे क्लियर है। गढ़वाल वंश समाप्त हो गया हमारा, जयचंद की समाप्ति होगी तो समाप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट वंश लिखो परमार वंश, परमार वंश मेरे बच्चे। परमार वंश, परमार वंश का जो क्षेत्र अगर कोई बच्चा बताएगा, मालवा का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो मालवा का क्षेत्र पड़ता है मेरे बच्चे, मालवा का क्षेत्र। परमार के जो संस्थापक है मेरे बच्चे लिखो, एक उपेंद्र है मेरे बच्चे, उपेंद्र है, उपेंद्र नाम का राजा है, और एक जो है मेरे बच्चे कृष्ण राज है। एक उपेंद्र राज है और एक कृष्ण राज है, बताऊंगी क्या है कृष्ण राज। पहले इसकी राजधानी और लिख लो, फिर इसके बारे में बातें करेंगे। परमार वंश ने अपनी राजधानी तो मैंने तुम्हें बताई दी थी कल, बच्चे बताओ रे, धार इसकी राजधानी है। राजधानी पूछिए, राजधानी में ए ज्यादा लगा दिया, चलो ये ठीक कर लेना। राजधानी धार है मेरे बच्चे, मालवा की राजधानी कौन सी है, धार है, ठीक है।
अगर तुमसे पूछ ले भी उपेंद्र नाम है जो ये पूछेगा परमार वंश के संस्थापक कौन है, तो उपेंद्र दोनों आ जाए तो उपेंद्र राज पे जाना है। कृष्ण राज भी इसका राजा रहा है, परंतु उपेंद्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा लिखो। कभी भोज तुमने राजा भोज सुना? राजा भोज क्या सुना राजा भोज के बारे में? बताओ। लकोक्तियां होंगी, लकोक्ति ना, क्या लकोक्ति? बोलो लकोक्ति बताओ। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, क्या है मीनिंग? कंपेयर करो, बताओ क्या ये कहना का भाव क्या है? ये कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, करो रे। सुना तो सभी ने, बताओ फिर। बस इसी राजा पे बनी है। परमार वंश का प्रमुख राजा था राजा भोज था, लिखो। परमार वंश का प्रमुख जो शासक था या राजा था वो कौन था? राजा भोज था, राजा भोज था। राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था। राजा भोज को क्या कहा जाता था? कविराज भी कहा जाता था। कविराज भी कहा जाता था। किस वंश का है? परमार वंश का है। राजा भोज को क्या कहा जाता था? कविराज भी कहा जाता था। किस वंश का राजा है? परमार वंश का है। बताया नहीं तुमने, मैंने जो पूछा? अरे बताया नहीं, क्या पूछा? लकोक्ति क्या थी? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मीनिंग बताओ। लकोक्ति का मीनिंग तो होता ही है, क्या कंपेयर कर रहा है? इसी राजा पे बनी है वो। बताओ, सोच के तुम्हें बताना। आगे और कोई बताओ नहीं। नहीं कोई बात नहीं, कल बता देना, बताना तुम्हें। चलो इसके बारे में अब सुनो, अब मेन पॉइंट सुनो मेरे बच्चों। ये जो राजा था किस वंश का है? ये परमार वंश का। ये कहते हैं इसको इतना नॉलेज था, इन्होंने कुछ आयुर्वेद, कुछ रचनाएं, कुछ मंत्र जो है, एक जो है समरगन सूत्रधार जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, समरगन सूत्रधार नाम की एक पुस्तक लिखी। ये कहते हैं इन्होंने कुछ मंत्रों के भी उच्चारण किए हैं। मंत्रों में कुछ ये इन्होंने कहा आयुर्वेद से संबंधित था, और कुछ कहते हैं ये गणित की भी जानकारी थी इसको, गणित में बच्चे गणित की भी जानकारी थी। कुछ कहते हैं इनको व्याकरण की भी जानकारी थी। व्याकरण जानते हो सारे? बताओ। ये कहते हैं इनको इतना ज्ञान था, आयुर्वेद का भी ज्ञान था, गणित का भी ज्ञान था, चिकित्सा का भी ज्ञान था। आयुर्वेद में आ जाता, वैसे लिख देती हूँ। और ये एक मिनट, तभी तो कहा है इसकी कंपेयर कर रहा है। ये चिकित्सा का अच्छा जानकार था, इन सभी का अच्छा जानकार था। कौन था? राजा भोज। तभी इस राजा भोज को कहा है राजा भोज जो वो सही है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इनको इतनी जानकारी थी किन किन के बारे में? ये कुछ मंत्रों का इन्होंने जो है निर्माण किया है, कुछ आयुर्वेद के बारे में ये जानता था, गणित के बारे में इसे नॉलेज था, और चिकित्सा के बारे में भी नॉलेज था इसे। और जैसे गणित की बात आती है तो मेरे बच्चे तुम एक क्वेश्चन तो बता ही दो, गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता? हाँ बता दो, बताओ रे। बताया है मैंने, ऐसी बात नहीं, मैं कोई क्वेश्चन तुमसे ऐसे बिना कुछ कहे नहीं करती, मैंने तुम्हें बताया है। अरे इतना बता देती हूँ, रामानुजाचार्य के जन्मदिन को मनाते हैं 22 दिसंबर। वेरी गुड भाई, मेरे बच्चे अच्छी जानकारी रखते हैं। चलो कहाँ लिखा? गणित लिख लो। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके डे को मनाया जाता है? रामानुजाचार्य के।
22 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। क्लियर भी? चलो अब कहते हैं अभी राजा भोज ने जो है धार नगरी में, धार नगरी क्या है मेरे बच्चे? धार नगरी जो है किसकी राजधानी है? परमार वंश की राजधानी है। किसकी है? परमार वंश की। ये मालवा वाला क्षेत्र है धार। मालवा का क्षेत्र कहां पड़ता है? अरे मेरे बच्चे तुम इतने बोले कहां रह गए रे? कहां बना दिया हमने? ये रहा, ये आ गया भी परमार वंश। तो कहां बताया परमार वंश? मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो है, यहाँ जो मालवा का पठार तुम ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो वहां पड़ता है मध्य प्रदेश का आसपास का, वहां मालवा क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र है, वहां पठार क्या होते हैं? तो याद रह जाएगा। तो मालवा की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? परमार वंश की राजधानी क्या है? धार है। धार नगरी में जो है मेरे बच्चे, सुनो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लेना। धार नगरी में पहला जो फर्स्ट संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने करवाई थी? राजा भोज ने करवाई थी। और जो इसी धार नगरी में पहला फर्स्ट जो है सरस्वती माँ का जो मंदिर बनवाया, निर्माण करवाया था, वो भी किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। लिख लो दो। पहला संस्कृत विश्वविद्यालय जो किसने बनवाया? राजा भोज ने। कहां का? परमार वंश का। और पहला जो सरस्वती मंदिर भी कहां बनाया? धार नगरी में। धार नगरी कहां? मालवा क्षेत्र की राजधानी है। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर? इन्होंने कहते हैं भी राजा भोज ने एक नगर बसाया था, भोजपुर नगर बसाया था। राजा भोज ने भोजपुर नगर, भोजपुर नामक नगर बसाया था। किसने बसाया था? नगर बसाया था। किसने बसाया भी? राजा भोज ने बसाया, मालवा के क्षेत्र में बसाया। तो तीन बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो राजा भोज से याद रखना है भी इसे कवि राज कहा जाता है। कवि राज से क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में और चलना चाहिए, वैसे चल ही रहा है कई बच्चों के, तो मैं उनको इतना बता चुकी हूँ। तो है अब बच्चे दिखाएंगे अपनी प्रतिभा का जो है भी। कहाँ लिखा है मैंने कवि राज? ऊपर लिख दिया क्या? अच्छा ये हाँ ये रहा। जैसे हम प्राचीन भारत पढ़ के आए तो वहां भी एक जो है राजा को कविराज भी, कविराज कहा है। किसको कहा है मेरे बच्चे? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का जो राजा भारत का, जिसे नेपोलियन कहा जाता है, कौन? समुद्रगुप्त। तो कवि उसको भी उन्होंने भी जो है, मैं ये यहाँ दोनों बातें जोड़ना चाहूंगी भी, जो है राजा भोज जो किसका? परमार वंश का, उसे कविराज भी कहा गया है। तुम प्राचीन भारत में अगर बात करो तो समुद्रगुप्त है मेरे बच्चे। समुद्रगुप्त का जो गुप्त वंश का राजा है, समुद्रगुप्त को भी क्या कहा जाता है? कविराज की उपाधि मिली हुई है। कविराज की से इन्होंने क्या ली थी? उपाधि ली थी। कविराज किसे भी कहा जाता है? राजा भोज को भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का राजा, जिसे क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्लियर? ये लिख लेना, ठीक है? क्लियर मेरे बच्चे? चलो आगे लिखते, आगे लिखते। चलो लिखो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश को और किस नाम से भी जानते हैं? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश। चालुक्य वंश को और किस नाम से भी जानते हैं? सोलंकी वंश। क्लियर बच्चे? चालुक्य वंश का तो हम काफी टाइम से जो है कर रहे हैं, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे थे तब भी किया था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है मेरे बच्चे, ये तीन क्षेत्र थे। एक जो है वातापी चालुक्य, एक वेगी चालुक्य, एक कल्याणी चालुक्य।
3 किए थे हम, जैसे प्राचीन भारत पढ़ के आए जब 3 किए थे। एक कौन सा? वातापी चालुक्य। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, यहाँ लिखना नहीं है, तुम्हें समझने पे ज्यादा फोकस करना है। दक्षिण भारत का हम जिक्र कर रहे थे तो मेरे बच्चे वातापी चालुक्य था, वो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र था। यहाँ कौन सा था? वातापी चालुक्य। यहाँ मेरे बच्चों क्षेत्र था वो बेगी चालुक्य था। आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, इधर जो है उड़ीसा के आसपास चली गई ना, परंतु ध्यान रखना बेगी चालुक्य था। यहां जो हम करें महाराष्ट्र या गुजरात वाला कुछ क्षेत्र है, यहां हम कल्याणी चालुक्य की बात करते हैं, चालुक्य की बात करते हैं। तो ये 3 क्षेत्र थे, चालुक्य वंश के 3 क्षेत्र थे। वातापी कर्नाटक वाला क्षेत्र है, जो है ये वही चालुक्य वंश है। जो कौन है यहाँ बताओ, राजा बताओ, किसका जिक्र करते हैं बताओ? पुलकेशियन का। वही पुलकेशियन है जो किसको हराता है? हर्षवर्धन को। कहते हैं हर्षवर्धन, सुन लो कहानी सुनो। कहते हैं हर्षवर्धन ने अपने जीवन में कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी। कहते हैं भी हर्षवर्धन की जो, अगर बाणभट्ट की तुम हर्षचरित पुस्तक पढ़ते हो, हर्षचरित पुस्तक हमें बताती है भी हर्षवर्धन ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी ना, वो कोई लड़ाई नहीं हारा, क्योंकि वो तो उसका दरबारी था। दरबारी क्या लिखता है? वो राजा जो राजा की वाह वाह करे तो दरबारी में रहेगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। तो बाणभट्ट ने तो भी उसकी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी है हर्षचरित के जो है। उसके बाद जो है एक पुस्तक मिलती है, कौन सी मिलती है? कौन सा अभिलेख मिलता है मेरे बच्चे? एहोल अभिलेख मिलता है। क्या मिलता है? एक एहोल अभिलेख मिलता है। वो कहता है हर्षवर्धन एक लड़ाई हारा था। एहोल अभिलेख हमें क्या जानकारी देता है? मैं ये बात लिख रही हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एहोल अभिलेख मेरे बच्चे, ये जो अभिलेख है मेरे बच्चे, ये हमें बताता है, कहते भी हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन एक लड़ाई हारा था। वो हर्षवर्धन कौन सी लड़ाई हारा था? जो हर्षवर्धन और पुलकेशियन सेकंड है क्या? पुलकेशियन सेकंड के बीच में हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। कौन सी नदी के किनारे हुई? नर्मदा नदी। ये बताता कौन हमें? एहोल अभिलेख देता है। कहते हर्षवर्धन एक लड़ाई हारा था। हारा क्यों था? क्योंकि अगर तुम बात हर्षवर्धन का पढ़े तो मेरे बच्चे हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे। हर्षवर्धन जो है तुम हरियाणा जीके में ज्यादा पढ़ते हो, क्योंकि उनके पहले जो राजधानी थी वो स्थानेश्वर थी। थानेश्वर भी बोलते हैं उसको, स्थानेश्वर भी बोलते हैं, थानेश्वर भी बोलते हैं। जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया है वहां उसकी पहली क्या थी? राजधानी थी। और जो है हम किस पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, वर्धन वंश भी बोलते हैं, क्योंकि वर्धन वंश के पहले संस्थापक पुष्यभूति वंशी थे, पुष्यभूति थे। उसी के नाम से उसे क्या बोला जाता है? पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। उसी के नाम से ही जोड़ के उसको क्या बोला जाता है? पुष्यभूति वंश बोला जाता है। उनमें जो है ये 2 भाई थे भी। इसके पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था। क्या था मेरे बच्चे? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन जो है और उसकी माता यशोमती मैया जो है, यशोमती है ना, उनकी जो है क्या हो जाती है? वो उसके प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ उसके साथ सती हो जाती है। तो उसके बाद कहते हैं भाई हर्षवर्धन जो है ना छोटा सा था, 16 साल का था क्या जब गद्दी पे बैठा? हाँ जी। तो कहते हैं एक इसका भाई था, कौन? राज्यवर्धन था, और एक इसकी बहन थी राजश्री। तो है जो कहते हैं भी राजश्री की शादी कर दी थी कनौज के राजा गृह वर्मा के साथ कर दी थी। जो है बाद में गृह वर्मा की जो हत्या कर देता है कौन है? कौन से वंश का राजा बताओ रे, बताओ। हाँ, मालवा का जो राजा था कौन था? देवगुप्त। देवगुप्त किसकी हत्या कर देता है? गृह वर्मा की हत्या कर देता है। जो गृह वर्मा की हत्या कर देता है, ये बात राज्यवर्धन को पता चलती है, क्योंकि उस टाइम उसके पापा तो चले गए थे, प्रभाकर वर्धन गद्दी पे वही बैठा था। उसको पता चलता है तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन जो है देवगुप्त को मारने जाता है। देवगुप्त की हत्या कर देता है कौन? राज्यवर्धन। ये बात जो देवगुप्त का एक मित्र था मेरे बच्चे, बंगाल वाला क्षेत्र में जो बैठा था, कौन? शशांक नाम का। ये शशांक नाम का जो प्राणी है मेरे बच्चे,
ये वही शशांक है जिसने क्या कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये वही शशांक है जिसने क्या कटवा दिया था, बोधि वृक्ष कटवा दिया था। बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोधि वृक्ष का, कौन सा वृक्ष था वो, पीपल का था, बरगद का था, पीपल का था। किसका था, पीपल का था। उसको बोधि वृक्ष का नाम दिया गया और उस बोधि वृक्ष को कटवाने वाला भी कौन था, ये शशांक था। इसी शशांक को, जो ये शशांक है, अब किसका मित्र है, ये देवगुप्त का मित्र है, जिसने किसको मारा, ग्रहवर्मा को मारा। उसका मित्र जो राज्यवर्धन को कहता है भी आज तेरी पार्टी है, शाम को तुमने देवगुप्त को मार दिया है। शशांक बुलाता है भी पार्टी पे, तो राज्यवर्धन पार्टी में कौन भाई तैयारी श्यारी करके जाता है भाई, उसको क्या पता है वो हत्या कर देगा तेरा। वो पार्टी में जाता है, पार्टी की तरफ जैसे बन के जाता है तो कहते खाना खाना बैठता है तो ये पीछे से बाहर करता है, उसकी हत्या कर देता है, किसकी, राज्यवर्धन की। उस टाइम कहते हैं प्रभाकर, जो हर्षवर्धन था वो 16 साल का था। हर्षवर्धन जैसे गद्दी पे बैठता है, हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एक तो इसकी पुस्तक पूछी जाती है, इसकी खुद की 3 पुस्तकें हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद है क्या, नागानंद है, प्रियदर्शिका, रत्नावली है, 3 पुस्तक है। एक इसका दरबारी कवि था, बाणभट्ट था, उसकी पुस्तक है, एक कादम्बरी है, एक हर्षचरित है। एक जो है इसके जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आएगा, वेनस्वांग, जो शिवयुग की लिखेगा। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें याद रखना। हर्षवर्धन कहते हैं गद्दी पे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इसका जन्म पूछता है कौन सी शताब्दी में हुआ, तो इसका जन्म जो है, हर्षवर्धन का जन्म हुआ, मेरे बच्चे कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख रखा है क्या, लिख देती हूँ। हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ मेरे बच्चे, ये 6ठी शताब्दी का, 6ठी शताब्दी, और जो है इसकी मृत्यु होती है या इसका राजपाट पूछ ले तुमसे तो 7वीं शताब्दी कर देना, क्योंकि इसका जन्म हुआ वो कब हुआ मेरे बच्चे, 590 में हुआ। कब हुआ, 590 में। इसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ, तो 6ठी शताब्दी में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, प्रॉपर तो पूछे ना पूछे, शताब्दी बहुत बार पूछी है। इसका जन्म जो है 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी में हुआ, और इसकी मृत्यु और इसका जो उन्होंने राजपाट किया, जो अपना शासन किया, वो 7वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है, ये कहते हैं हर्षवर्धन कोई शासन ये करेगा मेरे बच्चों, 606 से बैठेगा, 647 तक ये अपना शासन करेगा। इसी के बीच कहता है जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, और दूसरी राजधानी, एक तो याद रखना, ये इन्होंने पहली राजधानी अपनी स्थानेश्वर बनाई, दूसरी राजधानी कनौज को बना लिया। ठीक है, वही कनौज है जो त्रिपक्षीय संघर्ष वाला है, जो हम पढ़ के हैं। तो कहते हैं हमें याद क्या करना है भी, ये वो चालुक्य वंश है, वातापी चालुक्य, जो पुलकेशियन द्वितीय है मेरे बच्चों, इस वंश का जो राजा है। हर्षवर्धन के साथ लड़ाई करता है। हर्षवर्धन उत्तर भारत में तो अपना कब्जा कर ही चुका था, वो दक्षिण भारत की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। जैसे ही वो नर्मदा नदी के किनारे पहुंचता है तो वहां जो है डटकर मुकाबला करता है कौन, पुलकेशियन द्वितीय, और उसको हरा देता है, वापिस से लौटने के लिए मजबूर करता है। हर्षवर्धन वापिस से चला जाता है, परंतु कहते हैं पुलकेशियन द्वितीय बैठता नहीं है। वो जो बेगी वाला स्थान जो किसके अंडर में था, पहले हर्षवर्धन के था, और वो उससे भी जीत लेता है, और वहां अपने भाई को बिठा देता है, कौन, पुलकेशियन द्वितीय, अपने छोटे भाई को दे देता है बेगी वाला स्थान। ठीक है, ये हम दक्षिण भारत में पढ़ के आ चुके हैं मेरे बच्चों ये सारी बातें। परंतु हमें जो अब करना है कल्याणी चालुक्य वंश। कल्याणी चालुक्य, ये कल्याणी चालुक्य किसके वंश के बाद आता है, यहाँ पहले राष्ट्रकूट वंश था। इसमें पहले क्या था, इसके बीच में मैं डॉट डॉट डाल के कर रही हूँ, यहाँ कौन सा वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बारे में तुम्हें 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट शामिल था, दूसरी बात याद रखनी है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंतीद्रो थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लियर है, अरे क्लियर है। राष्ट्रकूट को हरा के और जो है चालुक्य वंश की नींव रख जाती है, वहां कल्याणी चालुक्य आता है। ऊपर क्या क्या पढ़ लिया हमने चालुक्य वंश के बारे में, कुछ पढ़ा नहीं, अभी स्टार्टिंग ही की है। चलो लिखो मेरे बच्चे, इसके संस्थापक लिखो, लिखो चालुक्य वंश के संस्थापक। इसको सोलंकी वंश भी कहते हैं। मूल राज प्रथम था मेरे बच्चे, राजधानी अहिल वाला क्षेत्र था, बता देती हूँ। चलो इसकी जो है संस्थापक लिखो, संस्थापक है मेरे बच्चे मूलराज प्रथम था। राजधानी मेरे बच्चे अहिल्या वाला, अहिल्या वहा क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र है मेरे बच्चे की, कौन सा क्षेत्र बताओ रे, गुजरात वाला क्षेत्र। कौन सा मेरे बच्चे, गुजरात वाला क्षेत्र है, याद रखना। ये अहिल्याबाद क्षेत्र जो है गुजरात वाला एरिया है। क्लियर मेरे बच्चे, यहाँ ये सारा लगभग हमने कर ही रखा है।
सारे कर रखे हैं, बस तुम्हें बताना है पीछे जो मैंने सारा कराया। करें मेरे बच्चे आगे? चलो अब जो है मैंने तुम्हें करा रखा है, बस यहाँ बताना है भाई, ये बात अब यहाँ जोड़ दो तुम। इसमें हमने एक जो है मेरे बच्चे, इसका एक जो है राजा आता है, कौन सा? चालुक्य वंश का भीमदेव प्रथम। कौन आता है? भीमदेव प्रथम। अब तुम बताओ भीमदेव प्रथम का हमने जिक्र कहाँ किया है? एक आता है मेरे बच्चे भीमदेव सेकंड। ये दो राजा होते हैं किसके? चालुक्य वंश के। इनसे क्वेश्चन आएगा, ये बात हम कर चुके हैं पीछे, परंतु वहां तुमने मैंने ये नहीं बताया भी ये चालुक्य वंश से, बस थोड़ा सा आइडिया दिया था। मैंने कहा तुम आगे जाओगे मैं तुम्हें बता दूंगी भी ये किस वंश से थे और क्या क्या थे। तो यहाँ हम भीमदेव प्रथम का जिक्र करें तो हमने कहा किया, इतना बता दो तुम। पीछे मेरे को ये नहीं लगता मेरे बच्चों, तुम ना इस सन खोपड़ी पे भी जोर दिया करो, इसमें बहुत कुछ है, परंतु तुम पीछे ना कॉपी पलट के जब जवाब देते हो ना तो तुम्हारा माइंड वैसे ही सेट हो जाता है। हमेशा सोचा करो, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, मेरे को नहीं आएगा तो मैं स्पष्ट कह दूंगी नहीं आता। मौके की क्या पता बात मैं भूल जाऊं, दिमाग से निकल जाए, नहीं आती तो नहीं आती। चल भीमदेव का प्रथम का अगर जिक्र करो तो मैंने गजनी के जिक्र किया था, किसका? मोहम्मद गजनी का जिक्र किया था मेरे बच्चे, गजनी का जिक्र किया। मोहम्मद गजनी जिन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। एग्जाम में बहुत बार आता है ये 17 बार जो गजनी ने आक्रमण किया है, ये 1000 से लेके 1027 के बीच में किया है। 1000 से लेके 1027 के बीच में किया है। मान लो कुछ तो मैंने लिखा दिए, गजनी हमने पढ़ लिया, अभी मैं आप सारा नहीं रिपीट करूंगी, कुछ लिखा दिए मैंने, सारे नहीं पढ़े। उसमें हमने पहला पढ़ा जो 1000 में किया, जो पंजाब वाला क्षेत्र में किया, जहां राजा कौन था? जयपाल था। तो जयपाल ये तो गजनी का मेन मकसद क्या था? धन लूटना था। इसका क्या था? मेन मकसद क्या था? बाहर से साम्राज्य का विस्तार नहीं था, धन लूटना था। तो ये धन लूट के चला गया। फिर दोबारा कहता है, दोबारा आता है ये जयपाल को, फिर दोबारा नेक्स्ट जब दूसरा युद्ध करता है तो 1001 में कर देता है गजनी, उस जयपाल पे दोबारा करता है, पंजाब वाले क्षेत्र पे। तो वहां से फिर वो जयपाल को पराजित कर देता है, धन लूट के फिर वापस चला जाता है। तो इसकी जो है जयपाल बार बार हारता है, तो जयपाल को ये अपने आप को आत्म फील होता है भी देख तू अपने क्षेत्र की रक्षा ही नहीं कर सका तो तू कैसा राजा है। तो वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता है। परंतु हमें यहाँ जो पढ़ना है मेरे बच्चे, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अब जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। ये जो है मेरे बच्चे 1025 में करता है आक्रमण, 16वां आक्रमण करता है। ये कहाँ करता है? 1025 में सोमनाथ के मंदिर पे करता है। सोमनाथ के मंदिर पे करता है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है मेरे बच्चे? गुजरात। अब तुम्हें कॉमन सेंस काम करनी चाहिए। मान लो मैंने यहाँ सपोज करो मैं चलो मैंने तो बोल दिया अभी सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। खासकर मैं नहीं बोलती तो तुम्हारे मैं ये बताती हूँ तुम्हें कॉमन सेंस क्या होती है। मान लो हम पढ़ते तो सारे हैं, भी कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस होती क्या वो तो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ तुम्हें ना बोलती तो मैंने बात किसकी चल रही है? चालुक्य वंश की चल रही है। चालुक्य वंश का जो किसकी? कल्याणी चालुक्य की चल रही है। वो कौन सा क्षेत्र था? गुजरात का। और वही उसी चालुक्य वंश में कौन है? भीमदेव प्रथम। उसी चालुक्य वंश में कौन है? भीमदेव प्रथम है। तो वही गुजरात वाला क्षेत्र। मंदिर ही कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। या मैं गुजरात नहीं बताती तो तुम्हारा कॉमन सेंस यही होता है, तुम्हें पता चलना चाहिए भी ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। ये होती है तुम्हारी कॉमन सेंस। ठीक है, तो याद रखना मेरे बच्चे, कहाँ है ये? गुजरात में। क्लियर मेरे बच्चे? सोमनाथ का मंदिर जो भीमदेव प्रथम जो है ये क्या करता है? गजनी को कहता है भाई मैं हाथ खड़े करता हूं, तेरे को जो लेके जाना वो ले जा तू, बस मेरे को बख्श दे, मेरे को ना मार के जाइयो। ऐसा राजा था, मतलब असफल राजा था जो सामना ही नहीं करता। हम जब तुम किसी चीज का सामना ही नहीं करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा रे। तो ये जो है उसको ये सोमनाथ का मंदिर है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया है भी। हाँ शिव जी की फोटो लगी है, वो फोटो झूलती रहती थी और जो है 2 पिलरों के बीच में लगी थी। परंतु गजनी को भी डर था भी भगवान आना चाहिए, हमारे तरह विश्वास, हमें विश्वास है ना भी। हम चले गए, मैंने कहा भी जब तुम लोटा पानी का चढ़ाने जाते हो मंदिर में तो दूध नहीं डालना भूल गए, घी डाल के ले गए तो तुम्हारे हो गया। ओहो आज तो बोला रूस ही जाएगा। रूस नहीं जाएगा, तुम्हारे अंदर क्या कहता है तो उसी पे डिपेंड करता है। वो पानी से नहीं राजी है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उससे राजी है।
तभी तो सारे, जब तुम कहीं भी सत्संग गौशाला कहीं भी जाते हो तो कोई भी साधु महात्मा कहता है भी अंदर के विचार शुद्ध कर लो, बाहर के तो देवता अपनी आप राज्य। मंदिर कहाँ है? हमारे अंदर ही है। कहाँ है मंदिर? हमारे अंदर ही है। हमारे विचार सही है ना तो सब कुछ सही है, विचार ही सही नहीं है ना तो मंदिर का कोई फायदा नहीं है। तुम कितने ही जल चढ़ा लेना, वो पानी दूध वाला पानी आता नाली में है, गंदी वाली नाली में। कभी भी देखना मंदिर का हाल, तुम खुश हो भी चढ़ा दिया हो बस, हो बीच में कोई पानी का घूंट मांग ले, एक ना दो तुम। तो मेरे बच्चे कहते हैं इतनी पावर थी तो गजनी को कहीं डर लगने लगा भी हिंदू धर्म में इतना देवी देवता है तो हो सकता है आ जाए शिव जी, और शिव जी झूल ही रहा था तो प्रकट। वहां की जनता भी इतनी खुश थी, जनता छतों पे चढ़ गई देखने के लिए भी गजनी आया है, हमारे बोले आएंगे और गजनी का क्या कर देंगे? विनाश कर देंगे। तुमने महाभारत में जो है गीता का उपदेश सुना ना, तो उनमें एक बात बोली जाती है भी तुम कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। तो कर्म तो कर ही रहा था, गजनी तो कर ही रहा था, और हम क्या कर रहे थे? हम उस पे कह रहे थे भाई आएगा, जरूर आएगा, विश्वास हमारा इतना। कहाँ आते हैं मेरे बच्चे? कभी नहीं आते। हमें कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, मान लो जैसे हमें प्यास लगी, मैं तुम्हें थोड़े से एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे तुम्हारे कुछ फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे तुम्हें प्यास लगी, तुरंत पानी मिल गया तो तुम्हें लगेगा भाई वही भगवान है, वही है भगवान, ये थोड़ी तुम्हारे सामने आएंगे ये ले बच्चे पानी। तुमने मांग की, तुम्हारा दिल अच्छा है तो पानी पी ले, ऐसे नहीं है। तुम्हें प्रबंध मिल जाएगा आसपास का, तुम 2 कदम चलोगे तो तुम्हें पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, वो भगवान है। वो वैसी होती है, भगवान कोई अवतार लेके नहीं आता, ये ध्यान रखना। तुम्हें हमेशा वहम होता है तुम्हारा। तो वैसे ही कहते हैं भी सोमनाथ के मंदिर जो है उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और कहते हैं दीवार तोड़ दो, भी एक तरफ पिलर गिरा दो। जैसे ही पिलर गिराया शिव जी की फोटो एक साइड झुक गई। गजनी को विश्वास हो गया कोई भगवान नहीं है, ये तो चुंबक का कमाल था जो फोटो झूल रही थी। और कहते पूरी लूट मार मचा के और गजनी जो है पूरा धन लेके चला गया। जैसे ही धन लेके जा रहा था वहां तो जाट समुदाय के कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया और कुछ धन वापिस ले लिया। तो गजनी फिर 17वीं बार आक्रमण करता है उन जाट समुदायों के लोगों से। तो उनका जो 17वां लास्ट आक्रमण था या अंतिम आक्रमण जो 17वां था वो किन के खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था, जाटों के खिलाफ था, याद रखना, ठीक है। जो कब करता है मेरे बच्चे? 1027 में बदला लेने आता है। और 1023 में क्या हो जाती है? गजनी की मृत्यु हो जाती है। वो धन इतना इकट्ठा हो जाता है, वो धन के लालच में चला जाता है। तो तभी तुम्हें कहती हूँ तुम्हें ऐसे मत क्या करो, सब कुछ ठीक है, रोटी मिल जाए बस काम चल जाए, ठीक है। चलो कहाँ पढ़ रहे थे? तो भीम प्रथम तो क्लियर हो ही गया, चालुक्य वंश में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी कहानी बता दी। भी किस टाइम था ये गजनी ने जब आक्रमण किया, कौन सा 16वां किया, तब भीमदेव प्रथम चालुक्य वंश का था। अब भीमदेव सेकंड पे आ जाओ, तुम्हारी ये बातें क्लियर हो जाए ना, दोनों बातें, दोनों, क्योंकि दोनों ही अरबा आक्रमण करी थी। तो भीमदेव सेकंड जो है किसके मेरे बच्चे? कौन सा? 1178 है क्या? हाँ जी 78। इसमें कौन करता है? मोहम्मद गोरी करता है। कौन करता है? मोहम्मद गोरी करता है मेरे बच्चों, भीमदेव सेकंड के टाइम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारा इससे, ये बात क्लियर क्या करना चाह रही हूँ मैं वो सुनो। ये बात तो मैंने बहुत बार बता दी है तुम्हें मेरा तुम्हारे समझाने का यही मीनिंग है। वहां ये पूछ ले तुमसे भी गजनी ने आक्रमण किया तब भीमदेव प्रथम था या सेकंड था? प्रथम सीधा ही भीमदेव दे दिया तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, भीमदेव कर देना। और वहां दे दिया भी प्रथम था या सेकंड था, तो याद रखना मेरे बच्चे, गजनी के टाइम प्रथम था और मोहम्मद गोरी के टाइम में सेकंड था, ठीक है। अरे क्लियर है। परंतु यहां क्या करता है? यहां कौन जीतता है? गजनी जीतता है, यह असफल रहता है। क्वेश्चन ऐसे उल्टा पूछ सकता है। और यहां कौन जीतता है? सेकंड जीतता है मेरे बच्चे। ये विरोध करता है किसका? गोरी का, और इसे हरा के वापिस चला जाता है गोरी। गोरी फिर आएगा 91 में आएगा, वो तराइन का फिर आएगा, फिर 92 में फिर आएगा, हार का सामना करता रहेगा, वो 92 में जीतेगा। और वो भी किसकी वजह से? जयचंद की वजह से। क्लियर? अरे समझ में आया? तो ये कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही याद रखा करो मेरे बच्चे। अब सुनो मेरे बच्चे, इसमें एक खास बात तुम्हें करनी है। सेकंड में तुम्हें याद रखना मेरे बच्चे, जहां की पॉइंट, ये तो सारे की पॉइंट है याद रखने तुम्हें।
ये कहते हैं भीमदेव सेकंड जो था ना, इसके टाइम में एक वहां सामत रहते थे, तो एक बिमल साहब का नाम का एक सामत रहता था, मतलब कोई व्यक्ति था, तुम्हें याद रखना, ठीक है। लैंग्वेज में बता देता, एक सामत रहता था, उसका नाम क्या था, बिमल साहब था, बिमल साहब था, ठीक है, भीमदेव सेकंड के, ठीक है, एक व्यक्ति रहता, तुम अपनी लैंग्वेज में समझा करो। तो ये बिमल साहब है ना, ये एक मंदिर का निर्माण करवाता है मेरे बच्चे, माउंट आबू पे। माउंट आबू पे, माउंट आबू कहाँ है, आबू है मेरे बच्चे, टाबू ना लिखना, मैं टाबू बोल देती हूँ, आबू है, आबू अच्छा नहीं लगता, टाबू जैसा सही लगता है, माउंट आबू, माउंट आबू है, आबू कहते हैं। उस ये बिमल साहब है ना, किसका, ये भीमदेव सेकंड के शासनकाल का है। तो ये माउंट आबू पे एक जैन मंदिरों का निर्माण कराता है, जैन मंदिरों का, जैन मंदिर का निर्माण कराता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर बोला जाता है। माउंट आबू पे कौन करवाता है मंदिरों का निर्माण, बिमल साहब करवाता है, किसके शासनकाल में, भीमदेव सेकंड के शासनकाल में, ठीक है। तो पूछ सकता है माउंट आबू पे जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, बस पूछ ले तो चालुक्य वंश में, और राजा पूछ ले तो भीमदेव सेकंड। करवाया किसने, बिमल साहब ने करवाया, ठीक है, क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई, क्लियर। एक लाइन और लिखो लास्ट, मोडेरा के सूर्य मंदिर, मोडेरा के सूर्य मंदिरों का निर्माण भी चालुक्य वंश ने करवाया। मोडेरा के सूर्य मंदिरों का निर्माण भी चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी बोलते हैं, इसको याद रखना मेरे बच्चे, चालुक्य वंश ने करवाया या फिर सोलंकी वंश, एक ही है। मोडेरा के सूर्य मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया, चालुक्य वंश, क्लियर मेरे बच्चे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई, बता सकते हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो। इसके बाद हमारे रह गए मेरे बच्चे, एक तो चौहान वंश रह गया जो मैंने करवा ही दिया, बस तुम्हें इतना ही बताना है क्या क्या करवा है। एक चंदेल वंश रह गया, तो अब टाइम काफी हो गया, तुम भी थक गए होंगे, या पढ़ना चाहोगे, हाँ कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। टारगेट तो मेरा यही था, मैं आज कंप्लीट करा दूं राजपूत वंश, कोई बात नहीं, कल हम दिल्ली सल्तनत शुरू कर देंगे, कुछ छोटे छोटे वंश रहे हैं, चौहान वंश का हम पृथ्वीराज चौहान का ही करेंगे। अजमेर दिल्ली का क्षेत्र था, वही बता दूंगी भी, दिल्ली की स्थापना तोमर नाग अनंगपाल ने करवाई थी, और चौहान पृथ्वीराज चौहान तराइन वाला वापिस आ जाएगा, ठीक है। अरे क्लियर है, क्वेश्चन नोट करो मेरा, अच्छा चलो ये तो पढ़ ही लेना तुम। एक मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता रही हूं, करंट का है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे कर लो। करंट का जो है अभी बताया, एक दिन मैं तुम्हें बतागी, ब्रिक्स क्या है मेरे बच्चे, ये क्या है, ये ब्रिक्स बोलते हैं। तो यहां जो है सुनो सुनो रे, ये क्या, एक संगठन है कई देशों का, क्या है, संगठन है कई देशों का। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। कितने देश हो गए इसमें, 5 देश शामिल। कितने देश शामिल है, 5। परंतु वर्तमान में कितने मेरे बच्चे, हाँ जी, वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल है, 10 कंट्री शामिल है। कितनी है, 10 कंट्री शामिल है। कौन कौन सी बताओ फिर तुम, हाँ जी चलो मैं तुम बताते हो वैसे लिख दूं, ईरान, वेरी गुड, मिस्र, वेरी गुड, आगे बताओ, इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया सही लिखा है, हाँ इथोपिया। और इसके साथ तुम मेरे बच्चे 1 मिनट रुको, इंडोनेशिया में लिखूंगी, यूएई, ये लिखो पहले, क्योंकि पहले 4 ये शामिल हुए है ना, हाँ जी। तो ये भी पूछ सकता है तुमसे 10वां शामिल होने वाला कौन सा है, 10वें नंबर का शामिल होने वाला वो इंडोनेशिया है।
इंडोनेशिया। 10वें नंबर का शामिल होने वाला कौन सा है? इंडोनेशिया है। क्लियर है? इसको क्यों बताना मैडम? क्या इसका क्या फायदा हो सकता है? हमें फायदा हो सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका। सारे जितने मैंने लिखे सारे क्वेश्चन ही बन रही है। तो इसके जो मेरे बच्चे, हमारा इंडिया यहाँ पढ़ता है ना, ये कहता है, इंडिया ने कहा मैं 2026 में, अभी 2026 ही चल रहा है भी, मैं ब्रिक्स की अध्यक्षता करूंगा। क्या करूंगा? ब्रिक्स की। किसने कहा है? इंडिया ने कहा है। तो 2026 की ब्रिक्स की बैठक कहाँ होगी? इंडिया में होगी। ठीक है? तो 25 वाली कहाँ हुई मैडम? ब्राजील में। 25 वाली कहाँ हुई मेरे बच्चे? ब्राजील में। तो मैडम आपने एक दिन कहा था ये जो है इनकी जो बैठकें चलती है वो कंटिन्यू चलती है, तो ब्राजील के बाद रूस में होनी चाहिए थी। हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ जी, रूस ने 2024 में करवा ली थी, होनी तो वो ब्राजील में थी, परंतु ब्राजील क्या करवा था? G20 की अध्यक्षता कर रहा था। किसमें? 24 में। तो उन्होंने कहा भी मेरे पास एक बार मैं बिजी हूँ तो टाइम नहीं है मेरे पास। रूस को कहा भी तू करवा ले। तो 24 में रूस करवा लेता है, फिर 25 में ब्राजील करवाता है, 26 में फिर इंडिया की बारी आ जाती है। तो ये कंटिन्यू चलती है मेरे बच्चे। ठीक है? कोई रीजन हो जाए वो अलग बात है, नहीं तो कंटिन्यू रहती है। तो इंडिया की जो 2026 में ये अध्यक्षता करेगा मेरे बच्चे, तो यहाँ इन्होंने एक लोगो बना दिया है ब्रिक्स का। उन्होंने जो कौन सी बैठक करवाएगा? 18वीं। कौन सी होगी मेरे बच्चे? 18वीं होगी। 2026 वाली 18वीं होगी। इसमें ये एक लोगो पास कर दिया है इन्होंने। लोगो जानते हो? तो क्या बनाया? हाँ जी, कमल का फूल है। कमल के फूल में बीच वाला भाग होता है, तो उसमें एक ऐसे ना, ऐसे फोटो दी है नमस्ते की साथ में। ठीक है? तो कमल और नमस्ते में मुझे नमस्ते, कमल और नमस्ते में मुझे। अब क्वेश्चन मेरे को, ये तो बातें तो मैंने तुम्हें बता दी है, बहुत बार बताती हूँ, मेरे को और कुछ बताना था इसमें। अभी जो है कल का करंट का क्वेश्चन है, इसी जो है ये बैठक होने जा रही है, इसमें पहली बार है पंजाब की कृषि यूनिवर्सिटी जो शामिल हुई है। मेरे जो पहली यूनिवर्सिटी शामिल होने वाली जो है ब्रिक्स में, वो पंजाब की कृषि यूनिवर्सिटी में। बच्चों यहां लिख देती हूँ भी, इस बैठक में जो है पंजाब की कृषि यूनिवर्सिटी शामिल हुई है, विश्वविद्यालय शामिल हुआ है, कृषि विश्वविद्यालय शामिल हुआ। तो ये याद रखना। तो तुमसे पूछ सकता है पहली बार जुड़ा है कोई विश्वविद्यालय, वो कहाँ का जुड़ा है? पंजाब का जुड़ा है। ऐसे पूछ सकता है भी कहाँ का है? पंजाब का है। कौन सा है? कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है? तो पहला जो ब्रिक्स बैठक में शामिल होने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब का कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो बस इतना बहुत है। एक और लिख लो मेरे बच्चे, 2 क्वेश्चन। एक मैं तुम्हें बताती हूँ, वो आज मेरे ना कई दिन से चल रहा है, मैं भूल जाती हूँ। मैंने तुम्हें बताया जैसे कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। हाँ जी, कितने राज्यों से गुजरती है? मकर रेखा भारत से गुजरती है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, गुजार दे। इतनी हिम्मत है तुम्हारी मैडम, गुजार दो। कोशिश तो कर सकते ना। कर्क रेखा जो मैं हमेशा तुम्हें बताती हूँ हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 स्टेट से गुजरती है, वो तुम लिख लेना। जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा जैसे ऐसी नदी जो 2 बार काटती है, तो मही नदी जो है मेरे बच्चा, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मही नदी जो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। क्लियर मेरे बच्चा? आगे जो है मेरे बच्चे, मैं देख लेती हूँ, मैं तुम्हें आगे पीछे ना करा दूं, कोई पता नहीं है मेरा। सही है। मकर रेखा मेरे बच्चों, इसको 2 बार काटने वाली, ये 2 बार लिख लेना, मैं लिख देती हूँ। 2 बार काटती है मकर रेखा को, वो है मेरे बच्चों। कोई बच्चों बता सकता है कोई ऐसे जो बच्चा बता दे? लिम्पोपे नदी है मेरे बच्चे, जो किसको जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब समझते हैं? जैसे ये रेखा, इसको ऐसे नदी ऐसे घूम जाती है। ठीक है?
भूमध्य रेखा मेरे बच्चों, भूमध्य रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है मेरे बच्चों, कांगो नदी है, कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी। तो ये कुछ है मेरे बच्चे, ये क्यों पॉइंट इसलिए बताती हूँ कि तुम साथ साथ करते जाते हो तो ये वन लीनियर के क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? अब मैं भी थक गई और तुम भी थक गए या नहीं थके? हाँ कोई बात नहीं, पढ़ेंगे फिर मिलेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों।